हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना में। और आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बीए हिस्ट्री सेमेस्टर 6 कोर 14 पेपर का। कोर 14 पेपर में हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न कंट्री या फिर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न एशिया के बारे में पढ़ना है। वो भी 1839 से लेकर 1945 ईस्वी तक का इतिहास हम लोग को कोर 14 पेपर में पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले आप लोग कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को विस्तार से देखें और पूरा अंत तक देखें, तब आप लोग को समझ में आएगा। जितने भी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र हैं उनमें से तुर्की साम्राज्य अर्थात ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत सभी क्षेत्र आते थे। 18वीं सदी के आते आते इन बाल्कन क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और वे सभी स्वतंत्र शासन की मांग करने लगे और यही से पूर्वी समस्या या फिर पूर्वी विवाद उत्पन्न हुआ। पूर्वी समस्या शासक और जनता के बीच का मामला था, परंतु समय के साथ साथ बदलाव हुए और ईसाइयों ने अपने राष्ट्र की मांग करने लगे तथा वे तुर्की साम्राज्य को यूरोप के क्षेत्र से अलग करना चाहते थे। और वे खुद को स्वतंत्र करना चाहते थे, जिसके कारण बर्लिन कांग्रेस या फिर बर्लिन सम्मेलन का गठन हुआ। अब देखेंगे कि बर्लिन कांग्रेस के बारे में इसका पूरा विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं सेमेस्टर 6 का हिस्ट्री ऑनर्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कोई सुझाव तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्लिन कांग्रेस क्या है या फिर बर्लिन सम्मेलन 1878। हर्ज़ेगोविना में विद्रोह। सबसे पहले हर्ज़ेगोविना नामक एक स्थान, वहाँ पर एक विद्रोह हुआ। 1874 ईस्वी में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण हर्ज़ेगोविना में अकाल पड़ गया। मुस्लिम जमींदारों तथा अधिकारों के निरंकुश शासन के कारण ईसाई कृषक ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह व्यापक रूप से शक्तिशाली हो गया क्योंकि उन्हें रूस और ऑस्ट्रिया से प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा था। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, जो वेस्टर्न कंट्री का इतिहास है वहाँ पर तुर्की के साम्राज्य से स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग का जो सिलेबस में है 1839 से लेकर 1945 का जो हिस्ट्री वहाँ से पढ़ना है। तो 1878 के दशक में जब तुर्की में बहुत बारिश होने के कारण बहुत कम बारिश होने के कारण वहाँ पर अकाल पड़ गया। और जो वहाँ के जो मुस्लिम शासक थे, जमींदार थे, वो निरंकुश थे, इससे जनता खुश नहीं थी। और ईसाई जो कृषक थे, ईसाई किसान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को कोई सोच भी नहीं सकता कि यह विद्रोह इतना विकराल रूप धारण कर लेगा, क्योंकि उसे रूस और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश से उसे प्रोत्साहन भी मिल रहा था। यह युद्ध क्रीमिया युद्ध से अलग था। क्रीमिया युद्ध सरकार के बीच युद्ध था, लेकिन 1875 ईस्वी में बाल्कन राष्ट्र ने समस्या उत्पन्न की थी। यह ईसाई प्रजा का विद्रोह था जो मुस्लिम शासक के निरंकुश शासन से मुक्त होना चाहते थे। इस समय कोई यूरोपियन देश पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन बाल्कन राष्ट्रीयता के कारण उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। सबसे पहले देखेंगे आप इसमें बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप। जो बर्लिन कांग्रेस है इसमें वो हर्ज़ेगोविना का विद्रोह। दूसरा में देखेंगे बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटलैंड, पोलैंड, हंगरी, ये सब शक्ति या फिर ये सब देश हस्तक्षेप करने लगे तुर्की साम्राज्य पर। ऑस्ट्रिया के चांसलर काउंटर ने पहल की कि यथास्थिति के पक्ष में था, वो युद्ध शांत करने के पक्ष में था। ऑस्ट्रिया के चांसलर काउंटर, वह चाहता था कि 3 राजाओं का शासन इसमें हस्तक्षेप करे। रूस से आग्रह किया कि इसमें फ्रांस को शामिल किया जाए। अब स्वाभाविक था कि इटली और इंग्लैंड को भी सम्मिलित किया जाए, यानी फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, पोलैंड, ये सभी देश 3 राजाओं का शासन इसमें हस्तक्षेप करे तुर्की पर और इसको अलग रखे। इस बाल्कन क्षेत्र जो भी है, सर्बिया है, उसके बाद बल्गेरिया है, ये बाल्कन क्षेत्र यूरोप के अंदर आते ही ये एशिया के अंतर अधीन थे। अतः
एड्रेसी का यह प्रयास विफल रहा, यानी ये सफल नहीं रहा, विफल रहा। अब देखेंगे दूसरा में एट्रेसी नोट। एट्रेंसी ने दूसरा प्रयास किया। उसने सभी यूरोपियन शक्ति को नोट भेजा जिसमें कहा गया था कि सुल्तान के सुधारों के लिए कहा जाए। सुल्तान ने सुधार की मांग स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें कार्य करने के लिए वह तैयार नहीं हुआ। वह विद्रोहियों ने सुधारों की योजना को अस्वीकार कर दिया। जो सबसे पहले ऑस्ट्रिया के चांसलर है काउंट एट्रेसी, इन्होंने सबसे पहले जो यूरोपियन शक्ति है, यूरोपियन देश है, उन लोगों को एक पत्र भेजा कि यहाँ पर सभी शासन तुर्की साम्राज्य के बारे में हस्तक्षेप करे, तुर्की को उनकी निरंकुश शासन से आगाह कराए कि वो सुधार लाए। तो वो सफल तो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने एक नोट जारी किया और सभी देशों को भेजा कि, और ये सभी देश मान भी लिए, और तुर्की की जो सुल्तान है उसे यह कहा गया कि आप अपने देश में सुधार लाएं, लेकिन वो मान भी लिया, लेकिन वो सुधार के कार्य में कुछ कदम नहीं उठाया। तीसरा में देखेंगे बर्लिन में मेमोरेंडम। विद्रोहियों को सैनिक सफलता प्राप्त हो रही थी। जो विद्रोही थे उन्हें सैनिक रूप से सहायता भी मिल रही थी। विद्रोह का विस्तार भी हो रहा था। मुख्य समस्या रूस और ऑस्ट्रिया के मतभेद की थी, अतः बिस्मार्क ने हस्तक्षेप किया। उसने ऑस्ट्रियन चांसलर एंड्रेसी और रूसी चांसलर गोर्बाचोव की स्वीकृति के बाद एक योजना यूरोपियन शक्ति को भेजी, जिसे बर्लिन मेमोरेंडम कहा गया। इटली और फ्रांस ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रायली ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसका कहना था कि 3 राजाओं का शासन अपना हल जबरन यूरोप पर थोपना चाहता था और उन्हें तुर्की का विघटन होगा, उससे तुर्की का विघटन होगा। उसने यूरोपीय सम्मेलन की मांग की। जो ऑस्ट्रिया का चांसलर, इन्होंने रूस के गोर्बाचोव और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रूस और फ्रांस को ज़बरदस्ती तुर्की पर अपना हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें बुला गया, लेकिन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि ये गलत है और वह रूस है या फिर यूरोपियन शक्ति है, तुर्की पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार करना चाहते हैं और उसका विघटन करना चाहते हैं। चौथा देखेंगे बुल्गारिया हत्याकांड। जो बर्लिन सम्मेलन के अंतर्गत ये सब आता है। बर्लिन कांग्रेस क्या है, तो ये सब आपको बताना है विस्तार से। अप्रैल 1876 ईस्वी में बुल्गारिया के मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में ईसाई कृषकों का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जो अन्य स्थानों में फैल गया। एक स्थान पर तुर्की अधिकारियों की हत्या कर दी गई। सुल्तान ने इसका अत्यंत निर्ममता से प्रतिशोध लिया। बुल्गारिया में 18,000 तुर्की सैनिक भेजे गए। उसके साथ हजारों अनियमित सैनिक भी थे, जिन्होंने गांव में लूटमार हत्याएं की। इस हत्याकांड से यूरोप में आक्रोश की लहर दौड़ गई। इंग्लैंड में ग्लैडस्टन ने राजनीतिक एकांतवास त्याग कर मांग की कि तुर्की को यूरोप से निकाल दिया जाए और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की जाए। जो बर्लिन सम्मेलन में जो चौथा घटना है वो है बुल्गारिया हत्याकांड। उस समय जो भी ईसाई किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और उसने इतना आक्रोश हो गया था कि एक स्थान है, पर्वतीय स्थान बुल्गारिया के एक मध्य बीच एक पर्वतीय क्षेत्र, उसमें ईसाई कृषक ने सुल्तान के सैनिकों को मार दिया और सुल्तान बहुत आक्रोश हो गया, वो बहुत गुस्सा हो गया और वहाँ पर 18,000 तुर्की सैनिक को भेज दिया और वहाँ पर लूटमार कर दिया। बहुत सारा खून खराबा हुआ, जिसके कारण जो इंग्लैंड के ग्लैडस्टन है, एक राजनीतिक शास्त्र है, उन्होंने बिल्कुल शांति त्याग कर और बोला कि इन्हें बाल्कन क्षेत्र को अलग करके यूरोप से हटा दिया जाए। जो तुर्की का साम्राज्य है ये यूरोप और एशिया के बीच है, दोनों, कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर आता है और कुछ हिस्सा एशिया के अंदर। तो उन्होंने शांति त्याग करके बोला कि इसको यूरोप से निकाल दिया जाए, उसको एशिया में ही कर दिया जाए, और उसी समय से बाल्कन क्षेत्र अलग भी हो गए। चौथा घटना देखेंगे बड़ी शक्तियों की कूटनीतिक। बुल्गारिया हत्याकांड की उत्तेजना के कारण सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
लेकिन तुर्की ने उन्हें पराजित कर दिया। रूस में तुर्की के विरुद्ध युद्ध करने की मांग की जा रही थी और यह स्पष्ट था कि रूस और तुर्की का युद्ध होना ही होना था। युद्ध प्रारंभ करने से पहले रूस ने ऑस्ट्रिया को बुडापेस्ट कन्वेंशन के द्वारा तटस्थता प्राप्त कर ली। युद्ध रोकने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल सम्मेलन आयोजित किया गया जो असफल रहा। अंत में रूस और इंग्लैंड लंदन प्रोटोकॉल द्वारा सुल्तान की सुधार योजना को प्रस्तुत की, जिसे सुल्तान हमीद ने अस्वीकार कर दिया। उस पर जनमत का इतना दबाव था कि वह आगे वार्ता नहीं कर सकता था। अंत में उसने 1870 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सबसे इसमें देखेंगे जो बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप है, उन्होंने एक कूटनीतिक चाल अपनाई। बुल्गारिया हत्याकांड से जो रूस के ईसाई धर्म के मानने वाले लोग थे वो बहुत आक्रोश हो गए और रूस के राष्ट्रपति जो है उनको बहुत फोर्स करने लगे कि तुर्की पर आक्रमण करे। और तो एक बूढ़ा कन्वेंशन है, इससे ऑस्ट्रिया से वो तटस्थ रहने का स्वीकृति प्राप्त कर लिया कि इसमें ऑस्ट्रिया कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। रूस अब तुर्की पर आराम से हमला कर सकता था। उसके बाद सन 1870 ईस्वी में तो रूस घोषणा कर दिया। उसके बाद होता है पांचवा स्टेप, पांचवा घटना, रूस और तुर्की का युद्ध 1877। रूसी सेना ने रोमानिया के मार्ग से बाल्कन में प्रवेश किया। सर्बिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। युद्ध का मुख्य क्षेत्र बुल्गारिया बना। रूस द्वारा मोर्चा काकेशन में खोला। प्लेबना नामक स्थान पर तुर्की ने रूसी सेना को 5 माह तक रोके रखा। यहाँ विजय प्राप्त करने के बाद रूसी सेना ने सोफिया पर कब्जा कर लिया। मॉन्टेनिग्रो तथा सर्बिया भी तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सभी स्थानों पर तुर्की सेना की पराजय हुई। अंत में सेंट स्टेफनो नामक स्थान पर तुर्की ने रूस से संधि कर ली। छठा देखेंगे सेंट स्टेफनो की संधि में अब क्या होता है। 1878 ईस्वी में 3 मार्च 1878 ईस्वी को रूस और तुर्की के मध्य सेंट स्टेफनो नामक स्थान के निकट एक संधि हुई, जिसकी निम्नलिखित शर्तें थी। सबसे पहला, तुर्की के सार्वभौमिक सत्ता के अंतर्गत बुल्गारिया का निर्माण किया जाए, जिसे सुल्तान की स्वीकृति से अपने गवर्नर जनरल के चुनाव का अधिकार दिया गया। इसे इस एजियन सागर और डेन्यूब से काला सागर तक आधा बाल्कन क्षेत्र दे दिया गया। जो सेंट स्टेफनो का संधि हुआ, इसमें तुर्की का हार हुआ। रूस और तुर्की के बीच जो युद्ध हुआ तो उन्होंने एक संधि किया तुर्की से, और उसमें जो निम्न प्रस्ताव रखे गए वो निम्न में से सबसे पहला प्रस्ताव कि जो भी तुर्की का हिस्सा है उसमें कुछ बुल्गारिया के हिस्सा को मिलाकर एक तुर्की को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए और सुल्तान की स्वीकृति से उसमें अपने से चुनाव करने की और गवर्नर चुनने का हक उसे दे दिया जाए। दूसरा था सर्बिया की स्वतंत्रता को तुर्की ने स्वीकार कर लिया। जो सर्बिया अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया था तुर्की साम्राज्य, उसे भी स्वीकार कर लिया। तीसरा में देखेंगे रोमानिया की स्वतंत्रता को भी तुर्की ने स्वीकार कर लिया। और जो रोमानिया सब तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आते, सर्बिया, रोमानिया, इसका भी स्वतंत्रता तुर्की ने साम्राज्य मतलब स्वीकार कर लिया और उसे बेसोरेबिया का प्रदेश ले लिया गया। और जो रोमानिया ज़बरदस्ती बेसोरेबिया के देश उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया था उसे वापस ले लिया गया। उसके बदले रूस ने उसे डोब्रुजा का क्षेत्र दे दिया और इस संधि के अनुसार बेसोरेबिया को डोब्रुजा का क्षेत्र दिया गया। चौथा में देखेंगे मॉन्टेनिग्रो की स्वतंत्रता को तुर्की ने स्वीकार कर लिया और मॉन्टेनिग्रो भी एक क्षेत्र है, इसको भी स्वतंत्र कर दिया गया। पांचवा, रूस ने तुर्की की क्षतिपूर्ति के रूप में तुर्की से 1 अरब 40 करोड़ रूबल की मांग की, जिसके बदले में तुर्की ने यूरोप में डोब्रुजा, एशिया में बातुम, कार्स रूस को दे दिया। और जो इस युद्ध के कारण जितने भी क्षति हुई इसकी भरपाई करने के लिए रूस ने 1 अरब 40 करोड़ रूबल का मांग किया, जिसको भर नहीं पाया तो उन्होंने
कुछ क्षेत्र रूस को दे दिए। छठा देखेंगे, तुर्की को दुर्बल करने की दृष्टि से रूस ने डेन्यूब नदी के किनारे समस्त किलों को नष्ट करने की मांग किया। सातवां, क्रेट, पारस, थिसेली में स्थानीय आवश्यकता अनुसार सुधार करने का वचन तुर्की ने दे दिया। आठवां, तुर्की ने वचन दिया कि वह आर्मीनिया में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सुधार करेगा और उसकी रक्षा करेगा। ये थे सेन स्टेफनो को प्रस्ताव। इन सबको तुर्की ने स्वीकार कर लिया, लेकिन सेन स्टेफनो की संधि पूर्ण रूप से शब्दावली संधि थी। पहला, नवीन वृहद बुल्गारिया की एक रूसी प्रांत बनने की आशा थी। अब जो सेन स्टेफनो की संधि बिल्कुल स्लाववादी संधि थी। जो सबसे पहले एक बड़ा सा क्षेत्र बुल्गारिया का निर्माण करना था, जिसमें रूस अपने अधिकार जमा सके, जिससे कास्टेनोपोल को अधिकृत करने के लिए रूस को प्रयास को सहारा मिलेगा। और जो कास्टेनोपोल है उसमें रूस अपना अधिकार करने में उसे सहायता मिलेगा, इसलिए बुल्गारिया का एक अच्छा सा क्षेत्र उसे दे दिया गया, जहां से रूस अपना सैनिक स्थान बना सकता था। रूस के दूसरा देश स्लावो देश यानी सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो को लाभ पहुंचाए गए थे। गैर स्लाव रोमानिया और ग्रीस को कोई लाभ नहीं हुआ था। जो भी स्लाव सर्बिया के लोगों को तो फायदा हुआ था, लेकिन अन्य देशों का कोई फायदा नहीं हुआ था इस संधि से। दूसरा, यूरोप में तुर्की की उपस्थिति नाम मात्र को रह गई। अंत में बेसोरेबिया को प्राप्त करके रूस क्रीमिया युद्ध के अपमान का बदला लिया। रूस की कूटनीतिक विजय थी। यह प्रश्न उठता है कि क्या रूस इस संधि को स्वीकार करेगा। दूसरा कारण था कि जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, इसमें रूस का बहुत भारी हार हुआ था, तो उसका बदला भी लिया। अब देखेंगे इस संधि का विरोध क्यों हो रहा था। संधि ने पूर्वी समस्या को और जटिल कर दिया, क्योंकि रूस और बल्गेरिया को छोड़कर कोई इसमें संतुष्ट नहीं था। तुर्की ने अनिच्छापूर्ण इस संधि को स्वीकार किया था। ग्रीस, सर्बिया, अल्बानिया बुल्गारिया के निर्माण से असंतुष्ट थे। संधि ने ऑस्ट्रिया की विस्तारवादी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। यह समझा जाता है कि बुल्गारिया रूस का एक प्रांत होगा। उसके बाद फिर होता है बर्लिन सम्मेलन। आखिरी बर्लिन सम्मेलन 13 जून से 13 जुलाई तक हुआ। पेरिस सम्मेलन के बाद 1856 ईस्वी में यह यूरोपीय कूटनीति का महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इसमें निम्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया था: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली और विदेश मंत्री लॉर्ड सेलिसबरी, रूस के विदेश मंत्री गोर्बाचोव और ब्रिटेन के रूसी राजदूत सुवेलोव, ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री काउंट एंट्रेसी, इटली के विदेश मंत्री काउंट कोर्टी, फ्रांस के विदेश मंत्री वेडिगन, जर्मनी के चांसलर प्रिंस कोर्टी सम्मेलन में भाग लिया था। और जो सेन स्टेफनो की संधि, इसको रद्द कर दिया गया।